गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम आपने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपने 3 बेसिक ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स के ऊपर पढ़े थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि 2 मैट्रिक्स को कैसे आप ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आसान था। दोनों मैट्रिक्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कांस्टेंट की किसी मैट्रिक्स के साथ अगर प्रोडक्ट करनी है या डिवीजन करनी है तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेगा। तो ये 3 जो बेसिक ऑपरेशन थे आपने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक थी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब है कांस्टेंट की मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करनी है, वो तो एक अलग चीज है। कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आज आप डिस्कस करोगे कि 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करोगे। वो देखो, आप सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स ए है, बी है, इन दोनों की आपने प्रोडक्ट करनी है। अब प्रोडक्ट करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार तैयार हो जाए आपके पास। जैसे आपने ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, जब आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था तो वहां पे कंडीशन क्या थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, बराबर होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकोगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होने जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि 2 मैट्रिक्स को आप कब मल्टीप्लाई कर सकोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज करो ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है सपोज कर लिया m/n। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हुआ इसके ऊपर। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/q। 2 मैट्रिक्स है ए और बी, इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है p/q। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? देन a इंटू बी, ए की बी के साथ प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों अगर इक्वल हैं तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकोगे। एक तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकोगे। अभी एक बार तो मैंने ये बता दो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। क्या इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों इक्वल होने चाहिए। हालांकि आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो, सभी इसने पहले से ही सेट करके दे रखे हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में एक काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाए जिसमें कि इस कंडीशन को यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव जब आप करांगे तो आपने बता भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव है काफी अच्छा इसी के ऊपर, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। चलो अब बताओ, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है चलो 3/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। क्या अब दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल नहीं है, तो दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कर सकोगे आप। फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, बस। ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ऑर्डर अलग अलग हो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन यही है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट करोगे कैसे? सपोज करो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है, तो क्या इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है? प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब करोगे कैसे प्रोडक्ट? जब भी आप प्रोडक्ट करो ए मैट्रिक्स की बी के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठानी है आपने,
सेकंड मैट्रिक्स से क्या उठाने हैं? कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या क्या उठाओगे? रो। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी तो रो उठानी है। ये क्या है? फर्स्ट रो। ये क्या है आपके पास? सेकंड रो। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम उठाओगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो आपने क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाओगे, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट और उनका जोड़। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठा ली, पहले एलिमेंट की पहले के साथ प्रोडक्ट करोगे, A11 की प्रोडक्ट करोगे B11 के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ प्रोडक्ट करोगे A12 की B21 के साथ, और इन दोनों का ऐसे करनी है आपने प्रोडक्ट। रो पहले वाले मैट्रिक्स से उठाओगे, कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स से उठाओगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम। ये ध्यान रखना है। बोलो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। रो किस मैट्रिक्स से उठानी है? फर्स्ट से। फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाओगे, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया? पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, आगे मैट्रिक्स के ऑर्डर थोड़े से बड़े भी मिलेंगे आपको। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट करोगे और उन सभी का जोड़। ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे बढ़ो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ A11 की प्रोडक्ट करोगे B12 के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ प्रोडक्ट का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है नहीं, आगे है नहीं, प्रोसेस टर्मिनेट, ये बंद कर दो। अब दूसरी रो के साथ चलो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 B11 प्लस A22 B21, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम। सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 B12 प्लस A22 B22, ये है आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो उठाओगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम। एक क्वेश्चन देखो, उससे और भी ज्यादा प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास देखो तीन पार्ट आपने कर लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के, तीन मैट्रिक्स दे रखे A B C। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करना है जिसमें C की जरूरत नहीं है, इसलिए C मैट्रिक्स को नहीं लिखा गया, A और B की जरूरत है। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना, आपने A की B के साथ प्रोडक्ट करनी है। जब भी आपने दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, हमेशा ध्यान रखियो, जो प्रोडक्ट के अंदर जो मैट्रिक्स पहले है उसको पहले लिखोगे, जो बाद में उसको बाद में लिखोगे। लिखने का तरीका ही पता होना चाहिए आपको। अब प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो उठाओगे, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट, 2 की 1 के साथ प्रोडक्ट करो। कुछ टाइम के बाद डायरेक्ट भी लिखने लग जाओगे आप, लेकिन पहले एक बार प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आराम आराम से कर लो। 2 की 1 के साथ प्रोडक्ट प्लस 4 की किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? वेरी गुड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, काम खत्म, आगे बढ़ो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 की किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? 3 के साथ। 4 की किसके साथ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम खत्म, मैट्रिक्स बंद हो जाएगी। फिर सेकंड रो के पास आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की किसके साथ प्रोडक्ट प्लस 2 की किसके साथ प्रोडक्ट, थर्ड सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 की किसके साथ प्रोडक्ट करोगे और 2 की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट का सम। बस अब आंसर आ जाएगा। देखो 2 की 1 के साथ प्रोडक्ट करो, प्लस 4 और माइनस 2 की प्रोडक्ट, माइनस और प्लस -8, ये प्लस माइनस का ध्यान रखियो आप, ठीक है। 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट, 4 की 5 के साथ, 3 की 1 के साथ, 2 और -2 की -4, प्लस माइनस माइनस, 3 की 3 के साथ,
तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ गया, माइनस के तो 6, 26 माइनस 1 19। ये आ गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, हो जाएगा। उसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या करना है आपने, अभी तो ए की बी के साथ प्रोडक्ट की थी, फिफ्थ पार्ट में किसकी प्रोडक्ट करनी है, बी की ए के साथ। हमेशा ध्यान रखो जब भी प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स पहले उसको पहले लिखोगे, जो बाद में उसको बाद में लिखोगे। तो फिफ्थ पार्ट में पहले मैट्रिक्स कौन सी है, बी, तो पहले बी को लिखोगे फिफ्थ पार्ट के लिए, पहले बी मैट्रिक्स लिखो, 1 3 -2 5, बाद में ए मैट्रिक्स लिखनी है 2 4 3। अब दोनों की प्रोडक्ट करनी है बी की ए के साथ, अगेन प्रोसेस वही, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाओगे, बी से उठानी है अब की बार रो, यहां से अब की बार रो उठेगी, सेकंड मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट कर दे डायरेक्ट। अब शुरुआत में आप ऐसे लिख सको, लेकिन ये स्टेप छूट भी जाएगा आपको, डायरेक्ट ये भी स्टेप लिख सको आप। तो 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट, 3 की 3 के साथ +9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 4 के साथ, 2 की 3 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 और +2 की प्रोडक्ट, -4 5 और 3 की प्रोडक्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 की -4 के साथ प्रोडक्ट, 2 और 5 की प्रोडक्ट। देखो क्या आ गया, 11 10 11, ये आ गया आपके पास बी की ए के साथ प्रोडक्ट, ये थी आपके पास ए की बी के साथ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर लोगे। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, आपने लोअर क्लासेस में एक चीज पढ़ी है, 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, 3 की 2 के साथ प्रोडक्ट करो, 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट करो 6, 3 की 2 के साथ प्रोडक्ट करो 6। इस प्रॉपर्टी को आप बोलोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव भाई, पहले 2 लिखो बाद में 3 लिखो, या पहले 3 बाद में 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हायर लेवल में पढ़ोगे। वैसे कम्यूटेटिव वैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ी है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए इंटू बी, अगर बी इंटू ए के बराबर है तो उसको बोलोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अभी तो आप प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हो, थोड़ा सा हायर लेवल पे यहाँ पे स्टार लग जाएगा। स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन आ गया, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, या कोई भी और ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन पे आप चेक करोगे कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है फिर तो कम्यूटेटिव है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। अब मैट्रिक्स के केस में देखो, ए और बी की प्रोडक्ट कितनी आ गई थी आपके पास, ए इंटू बी किसके इक्वल था, -6 26 -1 19, बी इंटू ए किसके बराबर आ गया। अब इन दोनों को चेक करो और मैंने बताओ क्या ये दोनों इक्वल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कई बार, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम में आप लिख सकते थे नहीं कि 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट करो या 3 की 2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है कि ए की बी के साथ प्रोडक्ट करो या बी की ए के साथ प्रोडक्ट करो, दोनों अलग अलग चीज है। ए इंटू बी अलग चीज है, बी इंटू ए अलग चीज है। तो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार दिखाई दे जाए स्टार। इन जनरल ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, या इसको दूसरा आप ऐसे बोल सको, लैंग्वेज की फॉर्म में बोलना है तो ऐसे बोल सको, ये प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कम्यूटेटिव, तो लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसे भी आस्क है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था
नहीं है लिखना है, नहीं एक काउंटर एग्जांपल दे दियो काम चल जाएगा। अभी काउंटर एग्जांपल दे दिया तो ये नहीं है, कभी भी आपका रिजल्ट ट्रू मतलब ये फॉल्स में ही काउंट होगा आपका। तो रख लोगे ध्यान ये प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप a इंटू बी की जगह b इंटू ए यूज नहीं करोगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो जाए फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करनी है, अगेन आपने मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, बस बिल्कुल सेम ही है। थर्ड के आपके पास वैसे तो 5 पार्ट दे रखे हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट देख लो। 3 पार्ट करवाऊंगा मैं, थर्ड क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट देख लियो, एक फोर्थ कर लेंगे और एक अच्छा 6 पार्ट हैं, इवन पार्ट कर लेंगे 2 4 6 और आप खुद कर लियो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम है सारे के सारे। चलो थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट देखो पहले, 1 2 3 इसकी प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, 2 3। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले तो मैंने एक बार ऑर्डर बता दो, वैसे ऑर्डर कितना है इसका 3/1, इसका ऑर्डर कितना है 1/। इस मैट्रिक्स का मैंने एक स्पेशल नाम भी बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो उसको क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ये कॉलम जैसी दिखाई दे रही है, और जिसमें एक रो है उसको क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है 3/1, इसका 1/3। तो पहले तो मैंने बता दो क्या दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल होनी चाहिए, प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। आप करोगे कैसे, बिल्कुल आसान, करते प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की 2 के साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बस ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कर दोगे, रो फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की, हो गया फर्स्ट सेकंड पार्ट। फोर्थ और सिक्स्थ और करवाऊंगा। फोर्थ पार्ट देखो, अगेन आपने प्रोडक्ट करनी है आप मैट्रिक्स की, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इसकी प्रोडक्ट करनी है, 1 - 3 5 0 2 दोनों की प्रोडक्ट करनी है, कोई बात नहीं, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं सभी के ऑर्डर इस तरीके से एडजस्ट करके दे रखे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड तो मिलेगी आपको, ठीक है। तो करो प्रोडक्ट आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ प्रोडक्ट करो, प्लस 3 की 0 के साथ, 4 की 3 के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 की -3 के साथ -6, 3 की 2 के साथ +6, 4 की 0 के साथ 0। और आगे बढ़ो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की 5 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 की 5 के साथ, आगे है नहीं, बंद कर दो। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो के पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 के साथ, 4 की 0 के साथ, 5 की 3 के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 की -3 के साथ, 4 की 2 के साथ, 5 की 0 के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 की 5 के साथ, 4 की 4 के साथ, 5 की 5 के साथ। उसके बाद थर्ड रो 4 की 1 के साथ, 5 की 0 के साथ, 6 की 3 के साथ। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम -12 + 10 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 की 5 के साथ, 5 की 5 के साथ, 6 की 5 के साथ। बस अब आंसर लिख दो, कितना आ गया 14 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास 42, 18 - 1 56, 22 - 12
70, ये आ गया आंसर। कर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बस यही प्रोसेस का पता होना चाहिए आपको। कहां पे ये, हाँ, माइनस के तो 12 प्लस के 10 -2, ठीक है। ऐसे आपने कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद एक पार्ट और देख लो, वैसे तो कर लोगे आप शायद, लेकिन 6 पार्ट और करवा दें आपको। 3 -1 3 -1 0 2 2 1 3 -3 0 1। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3, इसका 3/2। तो दोनों की प्रोडक्ट डिफाइंड है, कर दो प्रोडक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 की 2 के साथ, -1 की +1 के साथ, 3 की 3 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, काम खत्म, आगे बढ़ो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 की -3 के साथ, -1 की 0 के साथ, 3 की 1 के साथ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की 2 के साथ, 0 की 1 के साथ, 2 की 3 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 और -1 की -1 और -3 की प्रोडक्ट कितनी होगी? +3। 0 की 0 के साथ, 2 और 1 की प्रोडक्ट। बस अभी आंसर आ जाएगा। कितना बच गया? 14 -6 4, ये आ जाएगा आंसर आपके पास। कर लोगे? तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। बाकी तीनों पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, इसके बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखो आप 13th क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आपको क्या है, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन देखो, आपने अलग अलग प्रकार के फंक्शन देखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा है, मॉडुलस फंक्शन देखे हैं आपने, अलग अलग प्रकार के फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है मैट्रिक्स वाला फंक्शन है आपके पास। तो फंक्शन में क्या है, मैट्रिक्स उठा रखी है, किस प्रकार की, जिसका ऑर्डर है 3/3 और जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो f(x) की वैल्यू ये दे रखी है, आपने प्रूव क्या करना है, f(x) into fy, क्योंकि फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल प्रूव करना है आपने, f(x + y)। अब दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लोगे, राइट हैंड साइड दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। राइट हैंड साइड तो बिल्कुल ही आसान है। f(x) की वैल्यू अगर ये है तो पहले आप राइट हैंड साइड निकालें, क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान है। राइट हैंड साइड देखो किसके इक्वल हो गया, f(x + y)। आपको f(x) की वैल्यू दे रखी है, आपको जरूरत किसकी है, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है आपने, x + y। तो आप एक काम करो, जो फंक्शन दे रखे है नहीं उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, x + y। तो राइट हैंड साइड में जहां भी x दिखाई दे रहा है, x की जगह क्या पुट कर दोगे, x + y। x की जगह क्या पुट कर दोगे, x + y। x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की जगह पुट कर दोगे x + ये तो आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो बिल्कुल ही आसान थी फंक्शन की। फंक्शन दे रखा है, f(x) की वैल्यू दे रखी है, x + y की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ x की जगह रिप्लेस कर दिया x + y। लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी मेहनत आपने करनी पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो किसके इक्वल है, ये f(x) into fy, दोनों को इक्वल प्रूव करना, लेफ्ट और राइट को। f(x) की वैल्यू तो आपको दे रखी है, बताओ हमने f(x) की वैल्यू क्या है, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0, ये तो f(x) की वैल्यू है, इनटू fy की वैल्यू आप बता दो हमने, fy f(x) की वैल्यू दे रखी है, fy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की जगह क्या पुट कर दोगे, y। राइट हैंड साइड में x की जगह y पुट कर दो, बताओ क्या होगी, cos y - sin y, बस वेरिएबल चेंज है, sin y cos y 0 0। f(x) दे रखा था, fy आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बस x की जगह y पुट कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में रो कहां से उठाओगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम कहां से, सेकंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाओगे, सेकंड से कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो क्या मिलेगा, कोस की कोस के साथ प्रोडक्ट,
कोस एक्स इंटू कोस वाई, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, माइनस साइन एक्स की साइन वाई के साथ प्रोडक्ट कितने होगी, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो की जीरो के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा, प्लस जीरो। तो ये था आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोई दिक्कत हो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस एक्स की माइनस साइन वाई के साथ प्रोडक्ट, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स की कोस वाई के साथ प्रोडक्ट, माइनस साइन एक्स इंटू कोस, और जीरो की जीरो के साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो किसके साथ प्रोडक्ट, जीरो, जीरो किसके साथ प्रोडक्ट, जीरो, और ये तो सब कुछ क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा आपके पास, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो की जीरो के साथ जीरो। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, जीरो की जीरो के साथ प्रोडक्ट जीरो। सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। थर्ड रो के पास आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, वन की जीरो के साथ प्रोडक्ट जीरो। सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो की जीरो के साथ प्रोडक्ट जीरो जीरो, वन की वन के साथ प्रोडक्ट कितनी आओगी, वन। ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा आराम से कर लियो। लेकिन आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। अब आप प्लस वन क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, बिल्कुल आसान। दो बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले थे आपके पास, एक था आपके पास साइन एक्स प्लस वाई, किसके इक्वल था, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस इंटू, और ऐसे ही कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये प्लस वन क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, दो यूज किए थे प्लस वन में, अब भी यूज कर लो। देखो साइन है तो एक साइन मिलेगा एक कोस मिलेगा, कोस है तो दोनों एक बार तो कोस के मिलेंगे एक बार दोनों साइन, ठीक है। जब साइन का फॉर्मूला यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग मिलेंगे, कोस का यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या मिलेंगे, सेम। जब साइन का फॉर्मूला है तो प्लस, कोस है प्लस के साथ क्या मिलेगा, माइनस। ऐसे दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है साइन और कोस के लिए। अब आओ यहाँ पे, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, मतलब फॉर्मूला तो बनेगा कोस का। अब अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस का बनेगा, और प्लस है तो माइनस है। तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, ये वैल्यू कॉस ऑफ एक्स प्लस, कोई दिक्कत हो, है आगे बढ़ो, माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है, माइनस को तो कॉमन ले, इसको आप माइनस कॉमन ले लियो, अंदर क्या बच गया, cos x sin y प्लस sin x cos y। ये जीरो प्लस जीरो सब कुछ एज इट इज। इसमें देखो sin x cos y दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का। तो सेम है तो कोस का बनेगा, अलग अलग है तो साइन का। तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई। यहां पे देखो आगे पीछे लिख दिया आपने, देखो इस टर्म को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन साइन कोस कोस सेम है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस का। जीरो 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 वन, बस। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखो, एक कोस एक साइन एक कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट तो फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन का। तो ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ x प्लस वाई माइनस, दोनों डिफरेंट है तो साइन ऑफ x प्लस वाई। और x y ये सारे के सारे साइन x y ये रियल नंबर है, रियल नंबर इज कम्यूटेटिव,
प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सको आप रियल नंबर को, क्योंकि साइन और कोस की रेंज क्या थी आपकी, रियल नंबर है। ठीक है, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन रियल नंबर के केस में प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, आगे पीछे टर्म्स को आप लिख सको। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई 0, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब कंपेयर करो, ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या दोनों इक्वल हैं? ध्यान दे, देखो बस यही आपने वेरीफाई करवाना था, कर लोगे। तो 13 सम के अंदर दो पार्ट को इक्वल प्रूव करना, राइट हैंड साइड तो बिल्कुल ही आसान है, एक्स की जगह आपने सिर्फ एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ वाई की वैल्यू एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दियो, आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट की, देखो यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पढ़ रखी है, पढ़ी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आपको इस स्टेप के बाद, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सका आपको, थोड़ी सी दिक्कत आपको इस स्टेप पे आ सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए +1 क्लास के। अब जिस बच्चा ने +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी प्रकार से पढ़ रखी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस बच्चा ने +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो उसके लिए फॉर्मूले थोड़े से टिपिकल हैं। तो अगर बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूले आपका याद नहीं है सपोज करो, तो यहां तक आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ली, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत थी आपको एडजस्टमेंट में। तो सो दैट के क्वेश्चन में एक बड़ा फायदा ये मिलेगा आपको कि आप इस स्टेप को बिना लिखे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आप बिना लिखे इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख दो। और ये स्टेप कहां से मिलेगा आपको? ये स्टेप मिलेगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि आपने दोनों को इक्वल प्रूव करना है, मतलब अल्टीमेटली तो इक्वल ही आना है। तो जब भी सो दैट का क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान रखियो, अगर सो दैट का क्वेश्चन है, एक साइड आपने सोल्व कर ली, दूसरी साइड को आप सोल्व करने लग रहे हो, 3-4 स्टेप के बाद सपोज करो आपका क्वेश्चन रुक गया, तो वहीं पे नहीं छोड़ना आपने। अब जैसे आपने प्रोडक्ट कर दी, अब जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे रुक जाएगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है आपने, जहां तक सोल्व हो सोल्व कर लो, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है बस वही लिख दिया एज इट इज, क्योंकि आना तो वही है उसको। तो सो दैट के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके ना लास्ट के 1-2 स्टेप को स्किप कर सको, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके ना, फॉर्मूले याद भी नहीं है तो ये तभी यूज करोगे अगर आपको नहीं पता। वैसे सही प्रोसेस तो यही है कि आप स्टेप टू स्टेप चलो, लेकिन यहाँ पे छोड़ने की बजाय थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, बस दूसरी साइड लिख दो, कर लोगे। तो ये था आपके पास 13 क्वेश्चन, यहाँ तक ट्राई करोगे, बाकी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।